इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव ने मिडिल ईस्ट समेत पूरे विश्व के लिए चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऐसे में हमने सोचा कि आज आसान भाषा में आपको समझाएं कि ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में दो देश ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, इसका असर दुनिया के अन्य देशों पर और विशेष तौर पर भारत पर क्या होगा। और इसे समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली, जो कि फॉरेन अफेयर्स बीट को कवर करते हैं। गजाली, सबसे पहले तो मैं मौजूदा स्थिति चाहूँगा आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दें, इस वक्त दोनों देशों के बीच क्या है और क्या आज की भी रात ठीक बीते दो रातों जैसी ही होने वाली है या फिर आज कोई एक अलग चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। जी देखिए, आज करीब दिन भर जो है इजराइल की तरफ से तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर हमले किए गए हैं, ख़ास करके ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो और इस तरह के जो आर्थिक सेंटर्स हैं, आर्थिक पॉइंट हैं जिससे ईरान की इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है, उन इलाकों पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। फ़िलहाल जस्ट कुछ देर पहले जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़ा है। फ़िलहाल वहाँ पर अलर्ट जारी हुआ था कि लोग शेल्टर में चले जाएं, बंकर्स में चले जाएं। उससे अभी तक कोई हताहत या किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जहाँ तक बात है कि आज रात भी ऐसी प्रक्रिया जारी रह सकती है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, दोनों ने एक बात साफ की है कि वो इजराइल के साथ इस जंग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर इजराइल लगातार ईरान पर इसी तरह हमले करता रहता है जिस तरह से उसने पिछले 24 घंटे में किए हैं, शहर के बीचों बीच और कई इलाकों में, राजधानी में, तेहरान में और अलग अलग उन क्षेत्रों में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ईरान के पास, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ईरान के पास भी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, शायद उसका एरियल डिफेंस सिस्टम उतना मजबूत ना हो कि सभी मिसाइलों को या जेट फाइटर जेट्स को वो रोक सके, लेकिन फिर भी अगर जो काउंटर ऑफेंसिव की बात है, जो हमले करने की क्षमता है, तो ईरान के पास भी है और वो भी जरूर करेगा। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बीच में आपको भारत नजर आ रहा है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इजराइल है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि जो स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है ये एस्केलेट होती है और जो मौजूदा स्थिति है इसका असर भारत पर किस तरीके से पड़ेगा। और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन इस वक्त लोगों के मन में है वो है कच्चे तेल की कीमतों को लेकर। गजाली, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो इस मिडिल ईस्ट में जो मौजूदा स्थिति है, इसके बाद क्या हम उम्मीद करें ये बढ़ेंगे, इसका भारत पर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, कितना हमें एज आम इंडियंस इसको लेकर वरी होना चाहिए? जी देखिए, क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो पिछले 2-3 दिन से खुद बढ़ चुकी है, और इस वजह से इसमें घबराने की या भारतीयों को कितना कंसर्न होने की ज़रूरत है आप इसी से समझ सकते हैं कि जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड जो है अनाज की बढ़ गई थी जी। और यूक्रेन और रशिया की तरफ अनाज भेजने की बात को लेकर कई देशों में ये चिंता बढ़ गई थी कि यूक्रेन से भी अनाज जाता है, भारत से भी अनाज की डिमांड और बढ़ गई थी। सरकार ने किसानों को कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उगाएं। मुझे याद है 2022 में हमने स्टोरी की थी, मार्च अप्रैल के वक्त में जब गेहूँ की कटाई हो रही थी उस वक्त। तो अगर जंग जो इतनी लंबी चली तो उससे जब गेहूँ जैसे खाने की आम चीज़ पर असर पड़ सकता है, तो तेल भी रोज़मर्रा की चीज़ है और इसके दाम पर बिल्कुल असर पड़ा है। और अगर ये आप समझ लें कि तीसरा दिन है आज जंग का, अगर ये एक हफ्ते तक खिंचता है तो तेल के दामों में जाहिर सी बात है कि वो असर ज़रूर पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ जिसकी अब हम बात करेंगे वो है कि इस पूरे संघर्ष के बाद से जो मिडिल ईस्ट का एक ट्रेड रूट है उसको हैम्पर होने की संभावना जताई जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा भी वो जो पूरा मैप है उसमें जो ट्रेड के तमाम रास्ते हैं और एयर स्पेस तक भी हम देखते हैं कि जैसे ही हमलों की शुरुआत होती है पूरी तरीके से वाइप आउट नज़र आता है। तो इसका ट्रेड रूट्स पर कितना असर इम्पैक्ट होगा? ख़ास करके भारत के लिए ये चिंता का विषय है, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। इसमें आपके कच्चे तेल का भी मामला कवर हो जाता है और इसमें जो यातायात है या समुद्री व्यापार है उस पर इसलिए असर पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही वो इलाका है या वो पानी का क्षेत्र है जिससे भारत को
जो नेचुरल गैस की सप्लाई आती होती है हाँ। अरब देशों से, तो वो उसी रास्ते से होकर आता है। तो अगर ईरान उसको बंद कर देता है तो ना सिर्फ भारत बल्कि और भी देशों पर असर पड़ेगा, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है। जहां तक आपने एयर स्पेस की बात की, तो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही खबर हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह भारत पाकिस्तान के लड़ाई की वजह से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया। तो उसी वक्त जो प्लेन है, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है, एक प्लेन था जिसके आड़ में ईरान ने अटैक किया था। नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो है एक प्लेन आ रहा था और वो पाकिस्तान ने जिसके आड़ में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रोकने की कोशिश की थी। हाँ। तो इससे जो है हवाई सफर और हवाई यात्रा और उसके खर्च पर भी, समय पर भी बढ़ जाता है कि अब आप ईरान अगर अपना एयर स्पेस बंद कर देता है तो भारत से निकलने वाली जो फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट की तरफ जा रही हैं उनको बिल्कुल घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान से आप वैसे ही, पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप वैसे ही आपके रिश्तों में तनाव आए पड़े हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी वो जो मैसेज नो टाइम का मैसेज होता है उसने कुछ दिन के लिए एक्सटेंड किया था एयर स्पेस बंद करने का, लेकिन अगर ईरान बंद कर देता है अपने एयर स्पेस को काफी दिनों तक तो उससे भी बहुत तो जो दोनों एयर रूट्स हैं, जो दोनों ट्रेड रूट्स हैं, बाय सी और बाय एयर, और इसी से आप समझ सकते हैं कि एयर रूट बंद करने का हर्जाना क्या हो सकता है कि जो हज यात्री ईरान से सऊदी अरब गए हुए हैं वो भी वापस नहीं आ पा रहे हैं जी। तो सऊदी अरब ने उनको ऑल्टरनेट रूट से, दूसरे रूट से भेजने की सिफारिश की है या तैयारी कर रहा है। तो बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की भी, क्योंकि भारत जो है वो ईरान को बड़ी संख्या में चावल है, डायमंड है, फार्म प्रोडक्ट्स है, ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है। और अगर कोई देश जो हमसे बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है वो युद्ध में उलझता है तो ये निश्चित तौर पर जो देश उसको सामान बेच रहा है उसके लिए इस पर असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि जो देश जंग लड़ रहा है, जंग की स्थिति में है, जो देश उसको सप्लाई कर रहा है उसके लिए भी खतरे की बात है। जैसे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इजराइल जब जंग लड़ रहा था हमास के साथ और वो हमले का पूरा दौर था अक्टूबर 2023 में, तो मेडिटेरेनियन का जो कोस्ट लगता है, चाहे हाइफा पोर्ट हो, एशदोद का पोर्ट हो, 2-3 पोर्ट हैं इजराइल में, तो जो देश वहां पर भी भेज रहे थे उनको भी खतरा होता है कि कहीं हमारे ऊपर अटैक ना हो, वो यमन के हूती उस तरफ अटैक ना कर दे। तो हालांकि भारत के संबंध तो ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे हैं, लेकिन जंग के मौके पर और समुद्री रास्ते में आपके शिप पर हमला हो जाए तो उस पर आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ठीक है। और ऐसे में रिश्ते कितने भी अच्छे हों, जंग की स्थिति ऐसी होती है कि उसमें अंग्रेजी की जो कहावत है कॉट इन क्रॉस फायर, अगर आप फंस गए तो फिर आपके लिए भी घाटा है। तो एक तरह से आप खुद भी एहतियात करते हैं कि जब स्थिति थोड़ा बेहतर हो जाए तब आप भेजें। हालांकि भारत जो है राहत सामग्री कई देशों में भेजता रहा है जहां युद्ध हो रहे हैं, सूडान में भेजता रहा है, सीरिया में भेजता रहा है। तो ऐसे में असर ज़रूर पड़ता है। और ज़्यादातर मार्केट की जो बात है, चाहे वो कच्चे तेल की बात हो, आयात निर्यात की बात हो या हवाई सफ़र की बात हो, ये सारा और ये वाइस वर्सा है, जो हम भेज रहे हैं उस पर भी इम्पैक्ट है और जो हमारे पास आ रहा है वो तो बाय डिफॉल्ट बंद होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है सबसे अहम, कि मार्केट्स हमेशा जो है सेंटिमेंट पे चलते हैं। करेक्ट। तो तेल के दाम, लड़ाई शुरू हुई उसके फौरन बाद बढ़ जाए ऐसा भी नहीं होता, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट देख के चलता है कि जंग लंबी चलेगी, ठीक है, और कितने दिन तक चलेगी, क्या आसार लग रहे हैं, तो उस हिसाब से वो फ्लक्चुएट होता रहता है। एक और अब महत्वपूर्ण चीज जो दर्शकों के मन में है वो ये है कि चाहे वो ईरान हो या फिर इजराइल हो, इन देशों में भारत के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। चाहबार पोर्ट की बात करें जो ईरान में है, दूसरी तरफ ये जो हाइफा पोर्ट है वहाँ भी भारत जो है बड़ी संख्या में वहाँ से चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वहाँ भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं देश के। इन दोनों की मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि कल जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक ईरान की तरफ से हाइफा पोर्ट को टारगेट किया गया। इन दोनों पोर्ट्स के लिहाज से किस तरीके से इसको हम समझें? देखिए, अभी ईरान में ख़ास करके समझने वाली चीज़ ये है कि ईरान में ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, गैस एक्सप्लोरेशन साइट्स हैं, ऑयल और नेचुरल गैस के, और पोर्ट्स भी बहुत, बंदर अब्बास के इलाके में एक वहाँ भी हिट किया है, बहुत बड़ा पोर्ट है। और एक तरह से आप समझिए कि ईरान की जो लैंडस्केप है जी वो बहुत डाइवर्स है। मतलब अगर हम अपनी बात करें, भारत जो है लैंडलॉक्ड है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इस तरफ बांग्लादेश, लेकिन ईरान के आसपास जो है पोर्ट भी हैं, करेक्ट, पहाड़ भी हैं और लैंड बॉर्डर, ज्योग्राफिकल उसके पास सारी कंडीशन, बिल्कुल। लेकिन पोर्ट्स पर वो बहुत निर्भर करता है, उसकी इकोनॉमी चलती है अच्छे से, क्योंकि वहाँ से कई चीज़ें वो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों को। तो ऐसे में
चाबहार पोर्ट की मेंटेनेंस भारत के पास है, 10 साल का वो एग्रीमेंट हुआ है। तो भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि अगर उस पोर्ट पर कुछ होता है या हमला करता है, इजराइल की तरफ से कोई हमला उस पोर्ट पे किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए वो ठीक है, खतरनाक है। फिलहाल जो है जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चाबहार पे अभी तक कोई हमला नहीं हुआ है। जहां तक हाइफा पोर्ट की बात करें, जिस कंपनी के पास हाइफा पोर्ट का जिनके अंडर है भारत की जो कंपनी है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है या जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने इस खबर का खंडन किया है कि हाइफा पोर्ट पे कोई हमला हुआ नहीं है। विजुअल्स जिस तरह के आ रहे हैं, अभी तक इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया कि हमारे यहाँ हाइफा पोर्ट पे हमला हुआ है। विजुअल्स जैसे आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि हाइफा शहर में अलग अलग जगहों पर इम्पैक्ट हुआ है। पोर्ट के इलाके में हो सकता है कि बिल्कुल पोर्ट पे ना हुआ हो, पोर्ट के इलाके में भी हुआ है, लेकिन अगर दोनों जगह ये हमला होता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक वो इस बात के लिए है कि कनेक्टिविटी पे असर पड़ेगा। भारत की हमेशा से ये इंटरेस्ट रहा है फॉरेन पॉलिसी में भी और फॉरेन ट्रेड में खास करके कि हम कनेक्टिविटी पे जोर दें। जिन देशों से जो देश नो बैरियर कनेक्टिविटी हो, जो देश हमारे साथ हॉस्टाइल हैं, उनको हम बाईपास करके दूसरे देश के थ्रू हम अपनी कनेक्टिविटी को सुधारें। ऐसे में चाबहार पोर्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइफा पोर्ट जो है वो आईमेक कॉरिडोर का पार्ट है, तो इसलिए भी भारत के लिए वो ज्यादा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमें बात करनी चाहिए वो ये है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बड़ी संख्या में हम इजराइल से जो है वो लेते हैं, और ये जो पूरी युद्ध की स्थिति है जिसमें इजराइल तो बीते 2 सालों से है, ऐसे में अगर अब ये फेस टू फेस वॉर जैसा कि अभी नजर आ रहा है ईरान के साथ ये एस्केलेट होती है, तो ये कितना हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हैम्पर कर सकता है, इसका कितना असर इस पे पड़ेगा? देखिए, इजराइल से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, ये तो, और हम इजराइल हमारा बहुत डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी। तो देखिए, इसमें एक चीज है कि इजराइल इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूएस पे भी डिपेंडेंट है, और फिलहाल उसके खुद के जंग के जो हालात बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ जो जंग है, इससे पहले इजराइल ने जंग नहीं लड़ी है। पिछले 1.5 साल से वो हमास के साथ लड़ रहा है, लेकिन हमास के साथ जो जंग है उसमें हमास की तरफ से जो कार्रवाई होती है, वो हमास कोई स्टेट नहीं है, हमास के पास कोई आर्मी नहीं है, हमास के पास कोई फुल फ्लेज्ड वेपन नहीं है। ईरान एक प्रॉक्सी है, वो एक ईरान एक स्टेट है, तो ये 2 स्टेट की लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी उसका फोकस जो है अपने एक्सपोर्ट्स पे, जो इजराइल की तरफ से जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है इस पूरे जंग के दौरान। अभी 4-5 दिन पहले ही जो डेटा आया है उसमें ये पता लगा है कि वेस्ट में काफी देशों ने इजराइल से डिफेंस इक्विपमेंट्स लिए हैं, और वो बढ़ता चला गया है अगर पिछले 1-2 साल की बात करें तो। मुझे लगता है इसका रीजन ये हो सकता है कि इजराइल दिखा रहा है दुनिया को कि हमारे इक्विपमेंट्स की ताकत क्या है, और दूसरी चीज और उस वजह से ये भी दिखा रहा है कि जंग होने के बावजूद हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो गजाली ने हमें बताया कि भारत पर इसका अलग अलग बिंदुओं से क्या असर होगा। अब मैं एक आखिरी सवाल, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है गजाली, जो लोगों के मन में है, जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग धड़े बढ़ते हुए नजर आते हैं, वो ये कि मौजूदा परिस्थिति में भारत किस तरफ है। हम एक तरफ देखते हैं कि वो SCO की उस लाइन से, जो कि चीन के दबाव में ली गई, उससे खुद को अलग करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं ईरान पर अटैक्स के बाद, ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करते हैं। तो आखिर भारत की पोजीशन क्या है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर आप खबरों के हिसाब से चलें और आधिकारिक और औपचारिक बयान को देखें, तो उसमें तो भारत की नीति वही रहती है कि जब कोई ऐसा पेचीदा मसला आता है तो भारत फौरन न्यूट्रल हो जाता है कि हम दोनों के साथ हैं। लेकिन साल दर साल समय के साथ जो है विदेश नीति भी बदलती रहती है। आप हर जंग में और हर ऐसे माहौल में आप दोनों तरफ रह के नहीं रह सकते हैं। रशिया यूक्रेन में आपने कर लिया कि प्रधानमंत्री जो है पुतिन से भी मिलाए और ज़ेलेंस्की से भी मिलाए, लेकिन वहाँ पर भी जो है बातचीत जो है वो यूएस ने करवाया। करेक्ट, ठीक है। जहाँ तक इजराइल ईरान की बात है, हमने इजराइल फिलिस्तीन वाले मसले पर भी, फिलिस्तीन को भारत से बहुत एड जाता है, बच्चों के लिए वहाँ पर स्कॉलरशिप भी है प्रधानमंत्री नेहरू के नाम पर, जैसा मेरी जानकारी याद आ रही है तो ठीक हो तो। और इस तरह अब इस मसले में क्या है कि ईरान भी हमारा बहुत करीबी, अगर आपको याद हो, जो 2 सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस का रिश्ते की हम बात करते हैं। ये दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बात बताता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो दिल्ली में भारत में थे। और पिछले साल जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर ये कह के कि यहाँ पर आतंकवादी हैं,
उस एयर स्ट्राइक के टाइम तेहरान में डॉक्टर जयशंकर थे। तो ईरान के साथ हमारी बहुत साठगांठ है, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, और उसका इस्तेमाल हम पाकिस्तान को चेक करने के लिए करते रहते हैं। और पाकिस्तान जो है हमारा इमीडिएट नेबर है, कई ट्रेड में उससे रुकावट पैदा होती है, इसीलिए चाबहार पोर्ट को हम स्ट्रेटेजिकली अपने साथ रखते हैं। इजराइल के साथ हमारी नजदीकियां अभी बढ़ी हैं 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री ने यात्रा की है। लेकिन अगर आपके दो ऐसे मुल्क जो आपके साथ अच्छे रिश्ते हैं और जब वो दोनों लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं, बल्कि आपको आगे बढ़ चढ़ के दोनों में बातचीत करवाने की पहल भी करनी चाहिए, अगर आपके संबंध बहुत अच्छे हैं तो। और दूसरी चीज ये है कि ये भी समझने वाली चीज है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल जो है वो यूएस का सबसे तगड़ा एलाई है। करेक्ट, ठीक है। और इस जंग में जब वो यूएस की नहीं सुन रहा है, करेक्ट, तो ऐसे में अगर हम ये सोचें कि हम वहां पर जाके मध्यस्थता कर सकते हैं तो वो गलत होगा। तो फिलहाल अभी तो विदेश नीति यही है कि आप चुप रहें और वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत है। और जो लगातार डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आप एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़कर लगातार देखते रहिए। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए।